सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जेईई मेंस की जो पीवाईक्यू सीरीज हमने चालू करी थी, आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे और आज उसका ये पहला वीडियो है। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स के जेईई मेंस 2025 के सारे पीवाईक्यूज जो है सॉल्व करके हमने वीडियोज जो है डाल दिए हैं और इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट बॉक्स पे भी दे देंगे, तो आप एक बार जाकर के उसे जरूर देख लें, उससे आपको काफी बेनिफिट होगा। और जेईई मेंस की प्रैक्टिस के लिए जैसा कि आपको पता है पीवाईक्यूज एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं और ये जो वीडियोस हैं हम इसमें 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा 5 क्वेश्चन से ज्यादा है जो है डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट रहता है। शॉर्ट में आपको एक लर्निंग मिल जाती है और थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स भी जो है आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक एक बार जरूर देखें, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, यस तो ये जो पीवाईक्यूज हैं ये हम जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और अप्रैल अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज हैं ये। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है A wire of resistance R is bent into a triangular pyramid as shown in figure with each segment having same length। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज आर बाय एन, द वैल्यू ऑफ एन। तो यहां पर ये जो दो पॉइंट्स ए एंड बी आपको दिए गए हैं, ये जो दो पॉइंट्स ए एंड बी आपको दिए गए हैं, इनके बीच में आपको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम ये देख लेते हैं कि देखिए यहां पर जो आर है उसको एक पिरामिड में जो है हमने बेंड कर दिया है, पिरामिड में बना दिया उस आर से। तो इमेजिन कर लेते हैं कि यहां पर जो ईच साइड है पिरामिड का, उसका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर हम मान लेते हैं। ठीक है, ईच साइड जो पिरामिड का है उसके रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल साइड्स जो हैं वो 6 हैं, तो जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो कैपिटल आर बाय 6 होगी। स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आर बाय 6 होगी। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकता है, तो देखने में आपको डिफिकल्ट लगे, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जो पिरामिड है अल्टीमेटली ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, राइट। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पर फिर जब उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट फिर बन जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल आर है और ये जो स्मॉल आर है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में है। फिर ये जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है और फिर ये आपस में पैरेलल में है। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट अब बनाएं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये आपके ये वाला R और ये वाला R, ये दोनों को हमने मिला करके 2R कर दिया। फिर ये वाला R और ये वाला R, इसको भी मिला करके हम क्या कर सकते हैं, 2R ही कर सकते हैं, राइट। ये भी 2R ही हो जाएगा, तो ये भी 2R हो गया। इसके बाद नीचे में एक और R है, ठीक है, नीचे में एक और R है और जो रेजिस्टेंस है आपको वो इसके अबाउट निकालना है, ए और बी के अबाउट निकालना है, राइट। तो नीचे में एक और R जो है वो इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। तो यहां पर फिर अब आप देखेंगे कि इसका जो ये पॉइंट ए और बी हो जाएगा, ठीक है, इसी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इसका आप साफ देखेंगे 2R और 2R आपस में पैरेलल में है, उनका इक्विवेलेंट R हो जाएगा और ये जो इनका जो इक्विवेलेंट है और ये जो R है, यहाँ पे आप इसको अगर देखेंगे तो इसका एक और स्टेप ये हो जाएगा, 2R और 2R मिलकर के R हो जाएंगे और ये जो R है, ये जो R है मिलकर के R बाय 2 हो जाएंगे, राइट। तो बेसिकली ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर बाय 2 और स्मॉल आर को हमने पहले ही देखा था आर बाय 6। तो यहां पे अब रख देंगे आर बाय 6 इंटू 1 बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा आर बाय 12, आर बाय 12, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो R बाय 12 होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, व्हीट स्टोन ब्रिज था, उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया और फिर उसके बाद जो है हमने ये ऊपर वाले जो 2 R हैं ये सीरीज में हो गए, ये 2 R जो हैं ये भी सीरीज में हो गए और फिर इसके बाद नीचे वाला जो R है और ये सारे आपस में पैरेलल हो गए नीचे वाले R के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो आंसर है वो R बाय 12 होगा, R बाय 12। तो यहाँ पे N जो है वो 12 निकल के आएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप देखिए
क्या दिया हुआ है, देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ईच इज डिजाइन टू ड्रॉ अ पावर P इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन सप्लाई। अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, ओके, और मान लीजिए यहां पे आपने V जो है पावर सप्लाई लगाया, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट के लिए फॉर ऑल बल्ब भले ही लाइट देता हो, लेकिन सर्किट के लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बल्ब इज नथिंग बट अ रेजिस्टर, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इससे हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R दैट इज इक्वल टू P। तो इससे R क्या निकल के आ जाएगा, V स्क्वायर बाय P, राइट। इससे R जो है V स्क्वायर बाय P निकल के आ जाएगा, यानी एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो V स्क्वायर बाय P निकल के आ गया। अब हमें क्या दे रखा है कि ऐसे n बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करके वापस उतने ही पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, यानी कि यहां पर देखिए ये इस तरह से अप टू सो ऑन, और इधर पे वापस उतने ही पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो ये R R R अप टू सो ऑन R, राइट। तो इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, वो NR हो जाएगा। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका N टाइम्स R हो जाएगा, दिस इज R इक्विवेलेंट, राइट। अब इसके बाद अगर हमें ये निकालना है कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट is nothing but n times R, यानी कि V स्क्वायर बाय n टाइम्स R, R is nothing but V स्क्वायर बाय P, तो V स्क्वायर बाय n टाइम्स V स्क्वायर बाय P। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये P बाय n निकल के आ जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर जो डेटा दिया है एक बल्ब के लिए, उससे आप उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो बल्ब होता है वो सीरीज में बल्ब जो है वो सर्किट के लिए रेजिस्टर का काम करता है। तो ये सारे रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट आपका निकल के आ जाएगा, और फिर जो P इक्विवेलेंट होगा वो V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट होगा। इसका जो आंसर है वो P बाय N निकल के आएगा, राइट। तो D इज द आंसर हियर, ऑलराइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस वैल्यूज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, 5 ओम सर दे रखा है, 5 ओम आपको यहां पे दे रखा है इन तीनों की वैल्यू, और फिर R4 10 ओम दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज बेस्ट टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। ऑलराइट सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। आई होप कि जो आप वीडियो देख रहे होंगे उसमें आपको जो ये सर्किट है ये दिखाई दे रहा होगा, होप सो। लेकिन अगर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस अभी लिख देता हूँ तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये देखिए सर, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है। पहले ऑप्शन में ये लीजिए, ये जो है R1 जो है आपका क्या दे रखा था सर, 5 दे रखा था, 5 ओम। R2 जो है वो भी सर आपका ये R1 है, ठीक है। इसी तरह से ये आपका R2 है, ये भी सर 5 ओम ही दे रखा है, राइट। फिर ये R3 है, ये भी आपको सर 5 ओम ही दे रखा है, और ये R4 है, ये भी आपको सर 5 ओम ही दे रखा है। सॉरी, R4 जो है आपका 10 ओम दे रखा है, सॉरी R4 जो है 10 ओम दे रखा है। बहुत ही सिंपल है सर, ऊपर का जो सर्किट है, सॉरी ऊपर के जो ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट बन गया 10 ओम, और फिर जो नीचे वाली ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट बन गया 15 ओम, और फिर उसके बाद हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देना है। तो बहुत ही आसान है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए पैरेलल में जब दो रेजिस्टर्स होते हैं R1 और R2 तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर पैरेलल में अलग से हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये R1 और R2 अगर दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में हैं तो सीधे सीधे हम R इक्विवेलेंट जो है इस केस में, R इक्विवेलेंट जो है इस केस में क्या लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लिखा जा सकता है, राइट, ये लिखा जा सकता है। तो यहां पर अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो ये लीजिए R इक्विवेलेंट अब कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू R1 R2 यानी कि 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15, सो दिस इज इक्वल टू 150 बाय 25, राइट।
तो ये अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30/5 और यहाँ से आप देखेंगे कि जो R इक्विवेलेंट है वो 6 ओम निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था और ऑप्शन चेक कर करके हमें ये निकालना था कि किस कॉम्बिनेशन का, ये जो जितने भी सर्किट्स दे रखे हैं, किसका इक्विवेलेंट 6 ओम आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आप अल्टीमेटली चेक करके देख सकते हो। हमने पहला ऑप्शन चेक किया, पहले में ही हमारा आंसर 6 ओम आ गया, मैच हो गया। अब बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे हम इसमें पहला जो ऑप्शन है वो मार्क कर देंगे, सीधे सीधे हम इसमें पहला ऑप्शन मार्क कर देंगे। अगर आपको और भी एक आध ऑप्शन, सपोज इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये अगर आपने पहला हमने चेक कर लिया, हालांकि आंसर आ गया है, लेकिन चलिए सब आपको लग रहा है कि नहीं सर एक और चेक कर लेते हैं, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। तो इसको भी मैं रब कर देता हूं, एक और क्विकली चेक कर देते हैं, एक और सर्किट बना के फटाक से चेक कर देते हैं। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए दूसरा जो सर्किट है उसमें क्या दे रखा है। तो दूसरे सर्किट में ये लीजिए, ये दे रखा है, ठीक है। तो R1 जो है ये R1 था सर, ये आपका 5 ओम है, ठीक है। ये R2 था, ये R3 था, ये दोनों भी आपको 5 and 5 ओम ही दिए हुए हैं और अल्टीमेटली ये R4 था, ये आपको 10 ओम दिया हुआ है, राइट। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 ओम, ये बीच का 10 ओम और ये नीचे में वापस 10 ओम और इधर पे आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए ये जो 10 और 10 है, ध्यान से देखिए, ये जो 10 और 10 है इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा और वो फिर दूसरे 5 के साथ पैरेलल में है। अल्टीमेटली ये 5 ओम और ये 5 ओम, राइट। तो ये 5 ओम और ये 10 और 10 का वापस 5 बन गया, 5/5, 5 और 5 अगर आपस में पैरेलल में है तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आएगा ये 5/2 ओम आ रहा है। तो डेफिनेटली 6 ओम तो नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शंस चेक करके देख सकते हैं। पहला ऑप्शन ऑलरेडी हमने आंसर में निकाल दिया। चलिए तो डन, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब हमें क्या दे रखा है, ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि करंट passing through a wire as a function of time t is given as, अब यहाँ पे देखें it आपको दे रखा है, I as a function of t, it is given as 0.02 t plus 0.01। ये आपको सर I as a function of time t दे रखा है। The charge that will flow through the wire, देखिए Q जो है वो क्या होता है, इंटीग्रल I dt होता है सर, इंटीग्रल I dt होता है। तो बस अब यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.02 t प्लस 0.01 dt और इसकी जो लिमिट जाएगी वो होगी 1 से लेकर के 2 तक। लिमिट जो आप लगाएंगे वो होगा 1 से लेकर के 2 तक, सिंपल, राइट। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन करने पे तो ये आ जाएगा 0.02 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 0.01 t, राइट। ये आ जाएगा और इसमें लिमिट लगेगी 1 से लेकर के 2 तक, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 0.01 t स्क्वायर प्लस 0.01 t 1 से 2, तो 0.01 आप बाहर ले लीजिए, t स्क्वायर प्लस t 1 से 2। तो अल्टीमेटली अब आप जब इसकी लिमिट रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, जब आप इसकी लिमिट रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा 0.01 और 4 प्लस 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 4, तो अल्टीमेटली ये 0.04 कूलॉम निकल के आ जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें Q इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt। बेसिकली आपको पता है कि जो I है दैट इज dq बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, राइट। तो यहां से आप देखेंगे कि डेल्टा Q विल बिकम इंटीग्रल I dt, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था, कुछ खास ये क्वेश्चन नहीं था। इसका जो आंसर है वो D 0.04 कूलम बजाएगा। एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक इट्स अ वेरी इजी टॉपिक है, राइट, और इसको समझना भी आसान है, बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है और इसके क्वेश्चंस भी उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
यहां पर अब आपके पास क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। A motor operating on 100 volt draws a current of 1 ampere. If the efficiency of motor is 91.6%, then the loss of power in units of calorie per second. All right, sir. तो देखिए यहाँ पे अब मोटर जो है 100 वोल्ट एंड 1 एम्पियर पे ऑपरेट होता है, तो जो पावर होगा जिसको हम P बोल देते हैं, दैट विल बी V इंटू I, दैट इज इक्वल टू 100 जूल्स, या इसको सीधे सीधे हम, या चलिए जूल्स पर सेकेंड, 100 जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम वॉट भी बोल सकते थे, राइट। तो पावर जो है सीधे सीधे यहाँ पे 100 जूल्स पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी जो एफिशिएंसी है मोटर की वो 91.6% दे रखी है, यानी कि ये जो मोटर है 91.6 जो इनपुट पावर है उसको यूटिलाइज कर लेता है, रिमेनिंग पावर जो है वो उसका लॉस हो जाता है, राइट, रिमेनिंग पावर लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पावर लॉस्ट ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 8.4%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पावर लॉस जो है वो आपका 8.4% हो जाएगा। फाइन। अब हमसे पूछा है कि द लॉस ऑफ पावर इन यूनिट्स ऑफ कैलोरी पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ पावर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8.4 बाय 100 इंटू 100। ये किस में है सर, ये जूल्स पर सेकेंड में है, ये जूल्स पर सेकेंड में है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कैलोरी पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। आप सबको पता है कि जो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, राइट, 4.2 जूल्स। तो इसको अगर कैलोरी पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 4.2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर अगेन हम देखेंगे लॉस ऑफ पावर that is equal to 8.4 by 100 into 100 into 100 into 1 by 4.2। ये क्यों किया गया, ये इसको कैलोरी पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किया गया, ये कैलोरी पर सेकेंड। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये अल्टीमेटली आपका इसका जो आंसर है वो 2 निकल के आएगा, राइट। ये आप अब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो आंसर है वो 2 निकल के आएगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको दे रखा था कि अगर उसकी 91.6% एफिशिएंसी है तो इनपुट पावर का 91.6 वो यूटिलाइज कर पाता है, जो रिमेनिंग 8.4 है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, जो रिमेनिंग 8.4 है वो वेस्ट हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। तो वही पावर जो लॉस है आपको जूल पर सेकंड में निकाल के उसको कैलोरी पर सेकंड में हमें कन्वर्ट कर देना था, दैट्स इट। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में था। तो बस आज के जो 5 क्वेश्चंस थे वो हम इस तरह से डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, और अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करेंगे। ये जो वीडियोस हम इसको शॉर्ट रखना चाहते हैं जिससे कि आप लोगों का देखने में जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। कई बार लंबे वीडियोस में फोकस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और डे बाय डे आप अगर 15-20 मिनट 25 मिनट अगर आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो वो टाइम देना आसान होता है, नहीं तो लंबे वीडियोस में कई बार टाइम भी बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि आपका फायदा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में हमें यह बताइए कि और किस तरह के वीडियो हम इस चैनल पे लेके आए जिससे आपका फायदा हो सके, और कमेंट पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कि किस तरह से हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।